हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो आर्टिकल 21 में एक ऐड किया गया है, एंड इवन आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें भी कुछ एडिशंस हुए रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो ये जो डिसीजन दिया है विच इज़ हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, इनके बेंच के अंडर ये डिसीजन दिया गया है। तो ये जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है, इसमें राइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली क्या है वो सब हम आगे देखेंगे। तो इसी सेशन के पूरे नोट जो है वो आपको सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और आने वाले सेशंस को भी अपडेट वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इन सबको समझने से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई आर्टिकल्स पहले से थे या एनवायरनमेंट रिलेटेड आर्टिकल जो है वो अभी ऐड हुए हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज या फंडामेंटल ड्यूटीज हो। तो इस पे ज़रा आपको सोचना है। सबसे ये क्वेश्चन है कि क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, तो उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा जो बना था, तो उसमें क्या एनवायरमेंट रिलेटेड कोई प्रोविजंस थे, मतलब फंडामेंटल राइट्स में हो या डीपीएसपी हो या फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी है। वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो बाद में ऐड हुए थे, बट तभी जो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी है, क्या इसमें एनवायरमेंट रिलेटेड कोई प्रोविजंस थे, और हो गए तो कौन सी थी। तो इसलिए मैं पॉज कर रहा हूँ क्योंकि आपको सोचना है इस बारे में। तो काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में ये होगा हाँ सर है शायद, तो देखो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज नो प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 21 दिया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट इसमें डायरेक्टली कोई ऐसा मेंशनिंग नहीं था कि जो एनवायरमेंट का कोई स्पेसिफिकेशन हो इसमें, या कैसा एनवायरमेंट होना चाहिए तभी जाके जो सिटीजन्स है उनको ये राइट मिल पाए, राइट टू लाइफ मिल पाए, या जो हम कहते हैं राइट टू लाइफ तभी एश्योर हो पाएगा, कन्फेयर हो पाएगा कि जब वाटर अगर वहाँ पे क्लीन होगा, वहाँ का एयर क्वालिटी अच्छी होगी, या ओवरऑल एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा, तो ही राइट टू लाइफ एक सिक्योर हो जाता है। तो ये मीनिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के अंडर नहीं था। तो ये धीरे धीरे जब ऐड हुआ, तो वो कैसे ऐड हुआ, तो पहली बार आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को इंटर रिलेट किया गया इन मनेका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि जिसमें एक लिबरल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे निकाला गया कि जब राइट टू लाइफ आप दे रहे हो तो वो तभी इंश्योर हो पाएगा जब राइट टू एनवायरनमेंट होगा, फ्री ऑफ डेंजर ऑफ डिसीज हो गए, या अगर ये गंदा पानी पीने से अगर हमें कोई डिसीज हो रहा है तो क्या राइट टू लाइफ सिक्योर हो पाएगा। तो ये एनवायरनमेंट जब अच्छा रहेगा तभी आपको राइट टू लाइफ सिक्योर हो पाएगा। ये इनिशियल में मीनिंग नहीं था, बट ये मीनिंग कब निकला, 1978 में। तो बेसिकली जो आपके माइंड में अगर आ रहा है आर्टिकल 21 के बारे में, सो ये बाद में एनवायरमेंटल के क्लॉज इसमें जोड़े गए। जैसे आप जानते हो आर्टिकल 21 एक काफ़ी बड़ा इसमें एक्ट है, या फिर इसमें आर्टिकल है, सॉरी। तो इस आर्टिकल में धीरे धीरे जो चीज़ें हैं, इंटरप्रिटेशंस है, वो बाद में ऐड होते गए। जैसे आप देख पा रहे हो कि देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजंस जो ऐड हुए थे, बट आज के लिए हम इतना ही दिखेगी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट है या राइट टू हेल्थ है, ये दोनों से इंटरलिंक है। उसी के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल शायद आपके माइंड में होगा कि सर शायद आर्टिकल 47 48 है इंटरलिंक। तो 47 भी जो हमें स्टेट को मतलब ऐसे पॉलिसीज लेने चाहिए कि जिसमें सबको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले और अच्छी हेल्थ मिले, तभी जाके जो हम कह रहे हैं कि वहाँ के आर्टिकल या आर्टिकल 21 से अगर इंटरलिंक करें कि वहाँ के सिटीजन्स को तभी एक अच्छा जीने का मौका मिलेगा जब वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो बेसिकली आर्टिकल 47 में भी नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की है, ना कि एनवायरनमेंट की। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 47 में कहीं एनवायरनमेंट मेंशन था? डेफिनेटली नॉट। फिर सबके माइंड में कहीं ना कहीं आर्टिकल 48 होगा, तो शायद इसमें होगा। बट आर्टिकल 48 में भी देखो क्लियरली एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में दिया है कि जहाँ पे हम डिफरेंट ब्रीड्स को इंप्रूव करेंगे एंड काउ स्लॉटरिंग को यहाँ पे प्रोहिबिट करने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से जो स्टेट में कर सकते हैं, वो स्टेट में काउ स्लॉटरिंग को बैन करे या रेगुलेट करे। जैसे आज के डेट में इंडिया में देखो काफ़ी स्टेट ने काउ स्लॉटरिंग को आइदर बैन किया है या कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक उसको लिमिट किया है। यार कुछ स्टेट भी है, क्योंकि ये सभी स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं है। जैसे डीपीएसपी स्टेट के अंडर, मतलब स्टेट को एक डायरेक्शंस है, और नॉर्थ ईस्ट में या केरला स्टेट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे आज भी काउ स्लॉटरिंग जो है वो अलाउ है। बट एनीवे जो 48 आर्टिकल है शायद उसमें भी यहाँ पे मेंशन है, तो चाहे आर्टिकल 21 हो फंडामेंटल राइट्स,
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें या डीपीएसपी हो, 47 48 आर्टिकल हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो या एनिमल हस्बेंड्री या काउ स्लॉटरिंग रिलेटेड हो, तो वहाँ पे भी है क्या? नहीं। एंड रही बात फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो तब थे ही नहीं। तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह कब ऐड हुए या एनवायरमेंटल प्रोविजंस कब आए? तो जब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है वर्ल्ड लेवल पे एनवायरमेंट रिलेटेड, एंड वो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस एक मानी जाती है, इवन इट इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। और वो मीटिंग थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, जो स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में, जो 5 जून को हुई थी। इवन वी सेलिब्रेट दिस डे एज अ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और इवन इस मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर तब के इंदिरा गांधी इन्होंने अटेंड किया था। और उसके बाद काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर देखो, इसी के बाद हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, एयर एक्ट बना, वाटर एक्ट होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट होगा। या इवन इसका इन्फ्लुएंस, हाईली इन्फ्लुएंस हमें दिखता है कि वो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, वो इसी के बाद हमने, जिसको हम इवन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर फिर हमने 48A को ऐड किया, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एनवायरमेंट का मेंशनिंग नहीं था, बट 48A में हमने फिर यहाँ पे ऐड किया कि हाँ, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, या एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए उस स्टेट को वो एफर्ट्स लेने चाहिए। बट वो भी थे कि वो जस्टिसेबल नहीं थे। इवन आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल हम ड्यूटीज कहते हैं, वो भी कब ऐड हुए थे कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन के अंडर हमने देखा कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। उसमें से वन ऑफ द एक ड्यूटी थी आउट ऑफ दिस 10, और वो थी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट। मतलब 51AG के अंडर ये तब जाके हमने एनवायरमेंट के 1976 में प्रोविजंस ऐड किए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि सिटीजन्स के लिए होता है। और बाद में जो 11वां है एजुकेशन रिलेटेड, वो बाद में तो फंडामेंटल ड्यूटीज में बाद में कुछ अमेंडमेंट्स के द्वारा ऐड किया गया था। तो बात ये है देखो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे 21 आर्टिकल हो या जो आर्टिकल हमने देखा 48A हो या आर्टिकल 47 हो या इवन आर्टिकल 51A की हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये सारे चाहे किसी का इंटरप्रिटेशन हो या कोई आर्टिकल नया ऐड करना हो, तो एनवायरमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो हमें ओरिजिनल नहीं बट बाद में ऐड होते हुए दिख रहा है। इवन आर्टिकल 21 में भी देखो उसके इंटरप्रिटेशंस और भी हम देखेंगे कि जैसे MC मेहता नाम से एक केस थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो 1987 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि यहाँ पे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना जरूरी है अगर लोगों को राइट टू लाइफ देना है। तो ये फिर बाद में पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देना, ये भी आर्टिकल 21 में हम देख रहे हैं काफ़ी लेट ऐड हुआ। इवन MC मेहता नाम से एक केस थी जहाँ पे आर्टिकल 21 को और इंटरप्रेट किया गया और वहाँ पे एनवायरनमेंट रिलेटेड और मैटर्स ऐड किए गए। तो बेसिकली आर्टिकल 21 हम देख रहे हैं धीरे 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 उसके इंटरप्रिटेशंस में कुछ चीज़ें ऐड होती गई है। और जैसे हम अब देख रहे हैं कि जैसे एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसा एक एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 में क्लियरली बताया गया कि अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, या मनिका गांधी केसेस के थ्रू हो, तो ऐसे हमने एनवायरमेंटल इंटरप्रिटेशंस ऐड किए। बट बाद में अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 21 में रिसेंट जो चेंजेस हम देख रहे हैं तो वो है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड। और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉपुलेशन पे होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, हीट वेव्स बढ़ेगी, तो इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाएगा कि हमें नहीं मिल पाएगा। जैसे हम घर के बाहर तो निकल रहे हैं, बट वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हीट वेव है, कोल्ड वेव्स है, या फिर ड्रॉट की सिचुएशंस बढ़ते जा रही है, या हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहे हैं, तो फिर वहाँ का पॉपुलेशन या कोई डिसीज़ वगैरह फैल रहा है, तो वहाँ के पॉपुलेशन को राइट टू लाइफ मिल पाएगा कि नहीं। इसलिए इस बार हमने और एक, मतलब इस बेंच ने और एक चीज़ ऐड करी आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशंस में, दैट इज डेफिनेटली राइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली आज के डेट में अगर हम कहें आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 21 हो, 14 में हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशंस हमने देखे, चाहे मनिका गांधी केस हो, MC मेहता के केसेस हो, या फिर अभी जो बेंच ने डिसीजन दिया उसमें एनवायरमेंट रिलेटेड क्लॉजेस ऐड हुए। 48A में भी देखा हमने कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करे, उसके रिलेटेड। आर्टिकल 47 भी हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स हमने देखा, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 51A में भी देखा हमने कि AG जो ऐड किया है वो एनवायरमेंट के रिलेटेड प्रति सभी सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो एनवायरमेंट को कंजर्व करे। एंड नाउ आर्टिकल 19(1)AG जो हमने देखा, इवन A ऑल्सो, ए भी बाद में हम देखते हैं कि डिफरेंट केसेस, जैसे PC जेकब नाम से एक केस थी 1993 की, तो उसमें आर्टिकल 19 हम जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम है।
तो इतना भी फ्रीडम नहीं कि आप लाउड स्पीकर लगाओ और सबके कान खराब कर दो। तो जब हमें पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार है, तो वो मतलब बेसिकली आर्टिकल 21 आपका सिक्योर नहीं हो पाएगा अगर आर्टिकल 19 में हम सबको फ्रीडम दे रहे कुछ भी करने के लिए। तो इतना भी नॉइज नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी का राइट टू लाइफ पे आ जाए या पीसफुल रहने के अधिकार में आ जाए। तो इट डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम टू यूज लाउड स्पीकर और साउंड लाइक एम्पलीफायर्स, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज भी नहीं होना चाहिए। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(1)(a) में दिखेगी आपको। ये भी बाद में जाके ये चीज़ें या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऐड हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 91(a) जो 91 सॉरी आर्टिकल 19(1)(g) में हम देख रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स ऑन एवरी सिटीजन टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जैसे कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आर्टिकल 19(1) में आपको फ्रीडम है। बट द थिंग इज कि ऐसा कोई ना कोई, मतलब ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए जहां से या जिस प्रोफेशन की वजह से वहां की एनवायरनमेंट खराब हो, वहां की इकोसिस्टम खराब हो और यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है बाकी सिटीजन्स के वो अफेक्ट हो। तो बेसिकली ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आर्टिकल 19(1) एंड ए एंड जी में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का हमें इंटरफेरेंस, मतलब एनवायरनमेंट का इंटरलिंकिंग दिख रहा है। तो ये इंटरलिंकिंग देखो धीरे धीरे बाद में ऐड होते जा रहे हैं। इवन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम देखते हैं आर्टिकल 32 टू 26 डायरेक्टली नहीं है, बट ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर कोई लिटिगेशन होगा एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर्स का, तो आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा अब ये सभी आर्टिकल्स देखिए कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं विद द एनवायरनमेंट। एंड आर्टिकल 14 देखो, ये भी ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इट इज़ राइट टू इक्वालिटी, बट इसको एनवायरनमेंट का इंटरलिंकिंग इन्होंने कैसे किया है तो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब ये होगा कि देखो जैसे रिच और पुअर का हम एग्जांपल ले सकते हैं या कोई स्टेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो कुछ लोग हैं कि जो रिच हैं और वो अपने घरों में एसी लगा सकते हैं या एसी कार पे घूम सकते हैं, बट बाकी जो गरीब लोग हैं उन पे ज़्यादा अफेक्ट होगा। या जैसे डॉट आता है या फ्लड्स आते हैं तो हमने कई बार देखा है कि पुअर पॉपुलेशन अफेक्ट होता है। इवन साइक्लोन आता है और जो कोस्ट के पास रहते हैं उनके पास अगर अच्छे पक्के घर है तो उन पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बट इम्पैक्ट किस पे होगा, जिनके स्लम्स है। तो मतलब इक्वालिटी यहाँ पे मेंटेन हो पा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज नहीं हो पा रही। अनदर थिंग इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है और एमपी का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एमपी में कुछ लोग रहते हैं और अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में कुछ लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो फिर किस पे इंपैक्ट ज़्यादा होगा, कि सी लेवल राइज होने से इंपैक्ट किस पे ज़्यादा होगा? यस, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप पे, एज कंपेयर विद द एमपी या राजस्थान या यूपी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है कि ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो पर्टिकुलर लोकेशंस या पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो यही हम देख रहे हैं कि सी लेवल राइज हो या साइक्लोन्स हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या हम देख रहे हैं कि ड्रॉट रिलेटेड इश्यूज हो या फूड रिलेटेड इश्यूज हो या हीट वेव्स हो या इवन इसके अलावा साइक्लोन्स के इम्पैक्ट हो। तो ये हमेशा देखा गया कि हमने यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिखी है, मतलब जो इम्पैक्ट है वो हमेशा पुअर पॉपुलेशन पे ज़्यादा दिखता है। इवन हम देखते हैं अफ्रीका पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे देखो क्लाइमेट चेंज कुड पुश मोर देन 100 मिलियन पीपल इनटू पॉवर्टी, इवन इससे पॉवर्टी और भी बढ़ सकती है। एंड विथ हाफ ऑफ दिस पॉवर्टी इंक्रीज ड्यू टू द क्लाइमेट इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर या इवन इंटरलिंक विद द अदर फैक्टर्स, मतलब और भी फैक्टर्स है कि जो यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ा सकता है। तो इसलिए राइट टू इक्वालिटी में हमें ये बहुत ध्यान में रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से राइट टू इक्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है वहाँ के पॉपुलेशन या वहाँ के पर्टिकुलर सिटीजन ग्रुप पे। तो इसीलिए आर्टिकल 14 को प्रोटेक्ट करना ये एक फंडामेंटल राइट हमने कहा है, बिकॉज यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उन पे नहीं होने चाहिए। तो ये थे सभी आर्टिकल्स का इंटरलिंकिंग विथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनवायरमेंट का जो इंटरलिंकिंग है वो हमने देखा। जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी में एनवायरमेंट रिलेटेड इक्वालिटी भी होनी चाहिए। 21 में राइट टू लाइफ तभी सिक्योर हो पाएगा जब वहाँ के पॉपुलेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाएगा और क्लीन एनवायरनमेंट मिल पाएगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स कम हो गए, तभी राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट हो पाएगा। आर्टिकल 48 हमने देखा कि जिसमें जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फाउना है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एफर्ट्स है वो स्टेट को लेने होंगे। 47 में भी देखा हमने कि वहाँ के पॉपुलेशन के लिए, उस स्टेट के पॉपुलेशन के हेल्थ के लिए
जो प्रोविजंस लेने उसमें भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का इंटरलिंकिंग है। 51A(g) में हमने देखा, इवन ए में भी देखा, और वो क्या था, यस, कि नॉइज पोल्यूशन ना हो इतना हमें देखना होगा। एंड इवन यस, इवन सॉरी जी, हमने जो 51G में देखा, एक्सट्रीमली सॉरी, सो दैट इज व्हाट की फंडामेंटल ड्यूटी है यहाँ पे वहाँ के सिटीजन्स की, वो उस एनवायरमेंट को इंटैक्ट रखें या हार्म ना करें। इवन आर्टिकल 19(1)(a)(g) में हमने देखा यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है आपके फ्रीडम पे, कि ऐसा भी ना हो कि आप इतना नॉइज पोल्यूशन करो, आपको बोलने का अधिकार है, मतलब इतना नहीं कि जो नॉइज हो और फिर वहाँ के सिटीजन्स को इम्पैक्ट हो। एंड जी के हमने देखा कि जी के अंडर क्या देखा, कि जहाँ पे राइट टू प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उस प्रोफेशन भी ऐसा ना हो कि जहाँ पे बाकी लोगों के इस पे इम्पैक्ट हो। एंड बाकी फिर यहाँ पे हमने देखा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप जा सकते हो अगर एनवायरमेंटल कुछ केसेस होगी तो। देन आफ्टर दैट इवन एनजीटी का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल आ जाएगा। इवन आईपीसी में भी देखो सेक्शन 277, 278 एंड 290 कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से इंटरलिंकिंग है, ये आप स्टॉप करके बाद में पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ने क्या इसमें एफर्ट्स लिए हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, तो बिल्कुल बहुत सारे एक्ट हमने यहाँ पे बनाए जो आपको सामने दिख पा रहे हैं। इवन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वगैरह हमने देखा है। तो देर इज नो सिंगल अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इन इंडिया विच रिलेट टू द क्लाइमेट चेंज एंड अटेंडेंस। मतलब इस सभी एक्ट में आपको दिखेगा कि डायरेक्ट ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं जो क्लाइमेट चेंज या एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज को लेके लेजिस्लेशन है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि ये सारे एक्ट भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट ना करे, और कोई ना कोई एक्ट ऐसा लेके आना पड़ेगा कि जो इस पे इम्पैक्ट ना करे। एनीवेज, इंडिया कहीं ना कहीं एफर्ट ले तो रहा है। जैसे यूएनएफसीसीसी के जो टारगेट है, मतलब जो 1992 के अर्थ समिट के अंडर जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आए थे, उसमें यूएनएफसीसीसी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यूएनएफसीसीसी के अंडर जो भी एफर्ट्स लिए जाते हैं वो किसके लिए लिए जाते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, या ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए, या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कम करने के लिए। और इसी के लिए इंडिया कमिटेड है थ्रू, जैसे 2008 में हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसलिए एस्टैब्लिश किया था, या फिर इसके अंडर 8 मिशन इसलिए लेके आए थे क्योंकि हम यूएनएफसीसीसी या जो क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इंपैक्ट है वो कम करने के लिए हमने ये मिशन चालू किया था, राइट। बट वही है कि देयर इज अ लैक ऑफ लेजिस्लेशन। और ये जो केस थी ओवरऑल, जो अभी हम बेंच की बात कर रहे हैं, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थी, कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड पावर सप्लाईज है वो करने के बारे में थी। और वो अगर हम कर रहे हैं जस्ट टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बट उससे अगर ये प्रोजेक्ट जो हमारे सोलार प्रोजेक्ट वगैरह है, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, जितने सोलार बढ़ेगा उतना कोल एमिशन कम होगा, उतना ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, मतलब CO2 कम होगा तो उतना ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो उससे वो प्रोजेक्ट अफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस कि अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अगर हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ किया, या यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इंपैक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो राइट टू लाइफ पे भी आ रहा है जो सिटीजन्स के राइट है। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना होगा सो दैट हम अपनी ओवरऑल एनर्जी को बढ़ा सके। जो हम आपको बताया कि जो टारगेट्स भी हमें अचीव करने हैं, ये भी इस बेंच ने मेंशन किया कि वी हैव टू अचीव द टारगेट्स, जो 95 टारगेट्स ग्लासगो में रखे गए थे COP27 में 2021 जो मीटिंग हुआ था 2021 में यूएनएफसीसीसी का। तो उसमें जो हमने 95 टारगेट रखे, तो ये टारगेट अगर हमें अचीव करने तो हमें या सोलार या जो भी रिन्यूएबल सेक्टर है उस पर बहुत अच्छा टारगेट करना होगा। और फिर उसमें कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या बायोडाइवर्सिटी को भी अगर हम नज़र रखते रहे तो फिर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ये नॉर्मल बेंच का डिस्कशन था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि यस फाइनली हमें इसको भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना है कि जो क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट है उसको हम एनीवे कम कर पाए। तो दैट्स ऑल। देन फाइनली सबको बस वही देखना है कि अब न्यू आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 21 ही है, बट इसमें न्यू क्या प्रोविजंस ऐड हुए हैं, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ओके, सो दिस इज ऑल। तो बाकी आई होप सबको समझा यहाँ पे। तो जो भी सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव। नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर मिलेंगे, और जो हमारी सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे। जो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, ऑलरेडी हमारी एक सीरीज चल रही है कि जो स्पीसीज या इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम की जो टॉपिक्स है वो हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं। और उसी सीरीज़ में अभी नेक्स्ट कुछ सेशंस हम लेके आने वाले हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रहो और अपडेटेड रहो। बाकी अनअकैडमी ऐप पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ वगैरह ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी 6 मंथ एक्सटेंशन 50% ऑफ ये भी ऑफर चल रहा है, तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। अभी न्यू बैचेस जो स्टार्ट होने वाली है
तो वो आज से ही कुछ स्टार्ट हो रही है, जो एनवायरनमेंट के बैचेस ऑलरेडी कंप्लीटली स्टार्ट हो चुकी है, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट ऑल्सो। एंड ऑल इंडिया जो एक प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है, अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट, तो वो उसको भी एनरोल करें, जो अप्रैल 14 तारीख को यहाँ पे डिफरेंट सेंटर्स में ऑल इंडिया यहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट होगी, तो वो ज़रूर उसको एनरोल कर ले। एंड जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया आपके क्या रैंक्स हैं और आपके कौन से वीक एरियाज है, और ये जो टेस्ट है वो काफ़ी यूपीएससी के लाइन पे है, विच इज़ क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स। एनीवेज, बट बाकी आप ऑप्शनल के लिए भी सेम कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज सुमित के लिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।